नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। क्या दुनिया एक नए परमाणु शक्ति संतुलन की तरफ बढ़ रही है? क्या चीन चुपचाप ऐसी तैयारी कर रहा है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक सुरक्षा समीकरण बदल सकती है? और क्या ड्रैगन का रेगिस्तान अब परमाणु ताकत का सबसे बड़ा किला बनता जा रहा है? चीन के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों से सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरों में नए लॉन्च पैड, अत्याधुनिक कमांड सेंटर, मजबूत बंकर, एयर डिफेंस सिस्टम और विशाल संचार नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि बीजिंग अपनी परमाणु मिसाइलों को सुरक्षित रखने और किसी भी संभावित हमले के बाद जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य ढांचा तैयार कर रहा है। शिनजियांग और गांसू के रेगिस्तानी इलाकों में फैला ये नेटवर्क सिर्फ सैन्य निर्माण नहीं, बल्कि चीन की बदलती रणनीतिक सोच का संकेत माना जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर चीन अपनी सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को इतना मजबूत क्यों बना रहा है? क्या ये सिर्फ सुरक्षा की तैयारी है या फिर वैश्विक ताकत बनने की महत्वाकांक्षा का नया अध्याय? रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन 2030 तक अपने परमाणु वॉरहेड्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी कर सकता है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता भी लगातार बढ़ रही है। ताइवान को लेकर पहले से जारी तनाव के बीच ये निर्माण गतिविधियां कई नए सवाल खड़े कर रही हैं। तो आज सवाल 10 बजे में चर्चा होगी, क्या चीन परमाणु शक्ति के नए युग की तैयारी कर रहा है? और क्या एशिया में सैन्य संतुलन बदलने वाला है? और क्या दुनिया एक नए हथियारों की दौड़ की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिर ड्रैगन की डेंजर प्लानिंग क्या है, ये भी समझते हैं। अमेरिका की किस तरह से टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि देखिए शिनजियांग और गांसू में विशाल सैन्य निर्माण, परमाणु मिसाइल्स के आसपास नया नेटवर्क, लॉन्च पैड, बंकर और कमांड सेंटर तैयार किया जा रहा है। और सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी बड़ी गतिविधि यहां पर चिंता बढ़ा रही है। अमेरिका की नजरें चीन के रेगिस्तान पर टिकी हुई है कि चीन कहीं कुछ ऐसा तो नहीं करने जा रहा जो भविष्य में मुसीबत पैदा करने वाला हो, अमेरिका के लिए चुनौती बढ़ाने वाला हो। और इसी को लेकर यहां पर सैटेलाइट तस्वीरों से जो खुलासा हुआ है उसमें 80 से ज्यादा लॉन्च पैड की पहचान की गई है। मोबाइल मिसाइल लॉन्चर तैनाती के संकेत मिल रहे हैं। तो एयर डिफेंस बैटरीज का बड़ा नेटवर्क भी यहां पर दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मौजूद है और संकेत दे रही हैं कि कुछ बड़ा चीन यहाँ पर करने जा रहा है। तो न्यूक्लियर साइलो की सुरक्षा कवच को भी समझते हैं। परमाणु मिसाइलों की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश इस दौरान की जा रही है। पहले हमले के बाद जवाबी क्षमता बचाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। तो साइलो के चारों ओर बहुस्तरीय रक्षा तंत्र है और हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार होता हुआ दिख रहा है। तो चीन की सेकेंड स्ट्राइक रणनीति मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये सब संकेत बता रहे हैं कि कुछ बड़ा चीन करने जा रहा है। कुछ तो चीन ने सोच लिया है, जिसके चलते आने वाले समय में क्या यूएस के लिए चीन एक बड़ी चुनौती बन सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से डील पर यूएस मीडिया का दावा। ये बड़ी खबर आ रही है, संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर ईरान सहमत हो गया है। ईरान ने यूएस को मौखिक आश्वासन दे दिया है। तो एक और बड़ी खबर है, ये ईरान से डील पर यूएस मीडिया का ये दावा सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो ईरान है वो संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर सहमति दिखा रहा है। तो अभी तमाम तरह के जो ये बयान सामने आ रहे हैं, कई विरोधाभास बयान भी हैं जो ये बता रहे हैं कि आखिर क्या वाकई ईरान ने ये सोच लिया है कि संवर्धित यूरेनियम यूएस को सौंपा जाएगा, क्योंकि अमेरिका तो ये दावा कर रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, साथ ही दामोदर सिंह जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत कर लेते हैं सहाय सर के साथ। सहाय सर, देखिए जिस तरह का माहौल बना हुआ है, चीन भी अब किसी तैयारी की कोशिश कर रहा है। भविष्य को देखते हुए चीन ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। क्या कुछ संकेत दिख रहे हैं? क्या चीन परमाणु शक्ति की तरफ और ज्यादा बड़े कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है? क्या माना जाए? गीतू, जय हिंद। हाँ, देखिए इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि आफ्टर वॉर्सो, जब नाटो प्रिवेल कर गया और वॉर्सो कोलैप्स कर गया और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था उस वक्त,
उसके बाद से ऐसा लगने लगा था चाइना को, रशिया को और एक आध और देश जो अभी भी कम्युनिज्म पे और चल रहे थे, कैपिटलिज्म को डिले कर रहे थे, ओपन मार्केट्स को डिले कर रहे थे, तो इनको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी बोलते हैं नेशनल लेवल पे, कि हमारी ये जो सोच है अ, सरकारें चलाने का, कम्युनिज्म बोले उसको, लेफ्टिस्ट बोले, जो भी बोले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीसीसीपी, तो इनको एक इनसिक्योर फीलिंग होती थी कि अब हमारे पास कोई ऐसा अम्ब्रेला नहीं रहा जैसा वॉरसो के समय में था, कि अगर नाटो के देश हमको एनेक्स करना चाहें, हमला करना चाहें या हमारी इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ करें, तो हम कहां से रिप्लाई करेंगे। और उसी वक्त मुझे लगता है कि रशिया, जो यूएसएसआर का सबसे बड़ा हिस्सा निकला था, उसने अपने परमाणु आर्सेनल, और चाइना जो अब एकदम विदाउट एनी कवर, विदाउट एनी कवच बोले, अगर गॉन्टलेट हट गया था, तो इन्होंने अपने परमाणु हथियारों को अ, ज्यादा मजबूत एक टूल समझा इंटरनेशनल बुलिंग को रोकने के लिए। जी। और उस वक्त से लगातार चाइना में परमाणु हथियार और उसके साथ साथ ज्यादा डेंजरसली सीबीआरएन, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन का सिस्टम, अगर आप याद करेंगी तो आपके दर्शकों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, अनफॉर्चुनेट है जी। कि जो कोविड आया था उस वक्त वुहान में ये कंफर्म्ड रिपोर्ट थी कि वुहान में चाइना बायोलॉजिकल वॉरफेयर के कुछ टूल्स डेवलप कर रहा था, और उसी में से कुछ एक्सीडेंट हुआ था, कुछ वायरस जो जी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखे गए थे वो रिलीज हो गए थे, और उसके बाद दुनिया में जो कुछ भी हुआ, इवेंचुअली इसका जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी अपने लेटेस्ट बीजिंग विजिट के बाद, जब वो एयरफोर्स वन में बीजिंग से वापस अमेरिका जा रहे थे, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था। जी। उसमें उन्होंने साइडलाइन पे ये जिक्र किया कि सबको मालूम है कि वुहान में क्या हुआ था। उन्होंने बिल्कुल। डायरेक्टली नहीं बोला कि कोविड इसकी। जी गीतू, आप कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सर उस वक्त बहुत सी खबरें सामने आई थी कि ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है ये जानबूझकर चीन की तरफ से किया गया था, किसी भी तरह की लीकेज वहां पर नहीं हुई थी और एक स्ट्रैटेजी थी, एक रणनीति के तहत ये सब हुआ था। गीतू, ये बहुत मेजर है, दुनिया को ये जानना बहुत जरूरी है, और आम जनता को भी जानना बहुत जरूरी है कि चाइना का जो एक वॉरफेयर है उसके बारे में वो बहुत सिंसियर, बहुत सिक्रेटिव और बहुत डीप है। आज से दशकों पहले ये इंफॉर्मेशन आती थी कि वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर को उस लेवल पे ले गए हैं जहां ऐसे छोटे छोटे जीव उन्होंने तैयार किए हैं अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जो हजारों वर्ग हेक्टेयर में जाके जितनी फसलें हैं ईस्टर्न इंडिया में, जो फसल है उसको खत्म कर देंगे, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव करते हुए वहां के लोगों को खत्म करते हैं या उनमें वायरस इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्लाउड सीडिंग की, एक खास जगह पे इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी पैदा कर दो स्पेस में कि वहां पे क्लाउडिंग, स्पेस के जस्ट नीचे, कि क्लाउड्स आ जाएं और इतनी बारिश हो कि वो इलाका रहने लायक ना रह जाए या लड़ने लायक ना रह जाए। तो वो बहुत स्ट्रेंज किस्म के, ये वुहान वाली जो फैसिलिटी है जहां लाखों लोगों के मरने की फॉस्फोरस की सैटेलाइट कैप्चर्स थी, लेकिन वो कुछ कंफर्म नहीं होने देते। तो हमें इसमें कोई शक नहीं है और बहुत आश्चर्य नहीं है कि वो इस किस्म का अपना एक वॉरफेयर डेवलप कर रहे हैं जिसमें जी। परमाणु भी मेजर है, जिससे वो दुनिया की किसी भी ताकत को इंक्लूडिंग अमेरिका करारा बिल्कुल। जवाब दे पाए अगर उन पे कोई खतरा आता है। बिल्कुल, जी और गीतू। चीन इस मामले में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एथिकल नहीं है डॉक्टर राम श्रीवास्तव, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो चीन की डिपेंडेंसी है, कोशिश वो करता है छुप के वार करना। जिस तरह से बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर से ज़्यादा चीन को लगता है कि ऐसे अगर वॉरफेयर से काम चलता है तो क्यों ना ऐसे ही किया जाए। वायरस की बात हो गई, या फिर जिस तरह से हमने देखा वुहान में जो वाकया हुआ था, तो ये तमाम ऐसी बातें जिनको लेकर चिंता बढ़ जाती है। चीन की इसलिए थोड़ी भी जो हलचल है वो टेंशन पैदा करती है। देखिए, चीन की जो भी हरकत है टेंशन तो पैदा करेगी ही। रहा सवाल ये कि एक समय अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा, तो आइंस्टाइन का ये कहना था कि तीसरा को तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन चौथा विश्व युद्ध जो होगा उसमें दुनिया पत्थर और डंडों से लड़ेगी। इसका मतलब तीसरे विश्व युद्ध में इस पूरी तरह से सभ्यता नष्ट हो जाएगी पूरी दुनिया की। इसका जो सीधा ताल्लुकात है, दुनिया में जो परमाणु शस्त्रों का जखीरा खड़ा हुआ है और उसको एज ए वो सेफ्टी यूज कर रहे हैं, लेकिन पागल देशों के पागल प्रेसिडेंट अगर कभी अपनी रक्षा के लिए, अपने महत्व के लिए, दुनिया में वर्चस्व बनाने के लिए इनका उपयोग करें, तो उससे सुरक्षा के लिए
हर देश उसकी कोशिश करता रहता है। चीन का जो ताजा इमेज है आई हैं, ये कोई नई नहीं है। गूगल मैप में आप भी देख सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और ये कोई आज से नहीं है, 5-10 साल पहले से चली आ रही है। हर देश जहां भी उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा है, उन पर प्लानिंग करता है कि भविष्य में ये सुरक्षित रहें। आज का जमाना चूंकि मिसाइल्स का है, इसलिए उस स्थान की सुरक्षा और ज्यादा अधिक हो गई है। तो दूसरे जिन देशों के पास इस तरह के हथियार हैं, वो सब जो है इस तरह की सुरक्षात्मक लेकिन डॉक्टर राम सर, यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं, एक संभावना ये तो नहीं दिख रही है कि ईरान को किसी तरह की मदद चीन की तरफ से मिल सकती है? देखिए, वो मुद्दा बिल्कुल अलग है। चीन एक व्यापारिक देश है। अमेरिका की नजर ईरान पर सिर्फ इसलिए है कि वो तेल का भूखा है, तेल का प्यासा है, उसको तेल हड़पना है। ये बाकी जितनी भी चीजें हैं, अनरिच्ड यूरेनियम वगैरह, एक बहाना मात्र है। मुझे तो कई बार इस बात का शक होता है कि ये बड़े देशों की मिली जुली सांठगांठ है। क्योंकि आप देखिएगा, जो हार्मुज के जलडमरू मध्य पर रुकावट आई है, उसके कारण ऊर्जा का जो संकट आया है, इसमें फायदा किसको हो रहा है? इसमें फायदा हो रहा है रूस को हो रहा है। रूस जो $45 पर बैरल तेल बेचा करता था, अब $108 जा रहा है। इसमें फायदा किसको हो रहा है? अमेरिका को। मार्को रूबियो जो आए थे हमारे यही वजह भी हो उन्होंने सकती है सर क्या कहा कि यहाँ पर रूस मीडिएशन करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अचानक क्या होता है कि रूस अपने पांव पीछे खींच लेता है और अब किसी तरह से मध्यस्थता का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। दामोदर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल अगर हम चीन की गतिविधियों को देखें तो कैसे समझे, चीन के दिमाग में आखिर क्या कुछ रणनीति चल रही है, चीन किस तरह से तैयारी कर रहा है और उसका असर भारत पर क्या हो सकता है? अनम्यूट कर लीजिए दामोदर जी। देखिए, नमस्ते गीतू। चाइना की एक बहुत लंबे समय से पॉलिसी रही है, किसी भी युद्ध को बिना लड़े जीता जाए। उसके लिए वो डिटरेंस से लेके, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने से लेके और शत्रु को इनडायरेक्टली धमकाने से लेके, ऐसी तमाम रणनीतियों पे लगातार काम कर रहा है। ये सारे कमांड सेंटर और जितने भी सैटेलाइट इमेज की अभी आप बात कर रहे थे, ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है इसमें कुछ। चाइना अपने डिटरेंस के लिए, आपको पता होना चाहिए, चाइना इस स्थिति में हमेशा तैयार रहता है कि अगर ताइवान के अगेंस्ट उसे कुछ भी करना है तो अमेरिका का कोई भी रिएक्शन है, इससे पहले वो अपना काम खत्म कर ले, अपने ऑपरेशन को खत्म कर ले। इसके अलावा सिंजियांग की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वो भारत के ऊपर भी दबाव बनाने के लिए है। साथ में उसका जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसके लिए भी उसे प्रोटेक्शन चाहिए, जहां पे अभी तक वो हकीकत में जमीन पर उतर नहीं पाया पूरी तरह से। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए चाइना की जो पॉलिसीज हैं, आप अगर अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि वो हमेशा साइकोलॉजिकल वारफेयर, इनडायरेक्टली, और अभी जो आपने वुहान का जिक्र कर रहे थे सर, तो ये सारी जो तैयारियां, उसको वो हमेशा ये चाहता है उसे डायरेक्ट वारफेयर में कभी इन्वॉल्व ना होना पड़े। और ना कभी आपने सुना होगा कि चाइना की हिस्ट्री में भी ऐसा कभी हुआ है कि चाइना ने खुल के किसी देश के ऊपर हमला किया, लड़ा। पर इन सब चीजों से परे जाके वो इनडायरेक्ट वारफेयर में, अगर हम बात करें, इस तरह के साइकोलॉजिकल वारफेयर में हमेशा आगे रहा है और हमेशा उसे जीतने की कोशिश करता रहा। उनके सभी जितने भी रणनीतिकार हैं, उनकी एक पॉलिसी हमेशा रही, और ये चीज वैलिड भी होती है जब भी, चाहे वो अपना कोविड का दौर हो या अभी आने वाले समय में। आप देख लीजिए, ईरान के समय में भी चाइना ने बहुत खुल करके ईरान का साथ नहीं दिया, लेकिन जब बात उसके शिप को रोकने की आई होमरूज में, तो उसने क्लियर वार्निंग दी अमेरिका को कि आप हमारे शिप नहीं रोक सकते। चाइना एक बिजनेस कंट्री है, वो अपने हितों की सुरक्षा के लिए ऐसी तमाम रणनीतियों पे काम करता रहेगा। अकेले शिनजियांग की बात नहीं है, आप अगर अरुणाचल की सीमा पे आए तो यहाँ पर भी उसने काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। काफी समय से रिपोर्ट्स आ रही हैं भारत के ऊपर दबाव बनाने की, लेकिन इस समय भारत की तैयारियां भी बहुत अच्छी हैं। चाइना को पता है कि अब ये सरकार, या इस समय चाहे भारत ने अपनी क्षमताओं को काफी डेवलप किया, तो भारत को भी किसी तरह से इसमें दबाया नहीं जा सकता, लेकिन अपनी क्षमताओं को बढ़ाने से चाइना को कोई नहीं रोक सकता, और ये चलता रहेगा। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो आपने देखा होगा कि चाइना के लीडरशिप ने कितना दृढ़ता के साथ उनको, तो मिलाकर ये माना जाए दामोदर जी, जो तैयारी है चीन की और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ईरानी सेना का ट्रंप को जवाब। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरानी सेना ने ट्रंप को जवाब दिया है कि फर्जी जीत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। डील पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। समझौते पर ट्रंप के दावे गलत हैं और झूठे हैं। IRGC के हवाले से फार्स न्यूज की खबर है
कि किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है, फर्जी जीत दिखाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। ईरानी सेना ने ये जवाब ट्रंप को दिया है। साहिल सर, देखिए इससे पहले भी एक बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को बता रहे थे कि यहाँ पर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि संवर्धित यूरेनियम जो है वो यूएस को सौंप दिया जाएगा। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है फार्स न्यूज के हवाले से कि यहाँ पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, सिर्फ साइकोलॉजिकली या फिर ट्रंप ऐसे ही अपनी जीत दिखाने की कोशिश सभी के सामने कर रहे हैं। गीतू, आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन को इस वक्त कम से कम जो इनकी डीलिंग टीम्स है यूएस की और ईरान की, उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि एक पूरा फैक्शन आईआरजीसी मिलिट्री विंग का ये डील चाहता नहीं है। क्योंकि इस डील के या इवन डील से पहले जो एमओयू साइन होने की बात हो रही है, जो अभी पिछले 2 दिन से ट्रंप साहब उस पर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उससे आईआरजीसी की रेलेवेंस या उनकी इंपॉर्टेंस कम हो सकती है, ऐसी उनकी एक फैक्शन की सोच लग रही है। इसीलिए वो समय समय पे एक मेथोडिकल तरीके से हर दिन एक कोई ऑफेंसिव स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। ये डेफिनेटली वहां की एक ऐसी, और ये इस स्टेटमेंट को वहां की जो सिविल लीडरशिप बची हुई है उस पर कोई कमेंट नहीं कर रही है, ना कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा है, ना उनका फॉरेन मिनिस्ट्री कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक तरफा आईआरजीसी का एक स्पोक्स पर्सन मिलिट्री विंग का कुछ ऐसे ऑफेंसिव स्टेटमेंट जिससे कि ये एमओयू डिले हो जाए। ये इसी वजह से जो जितने भी सेंसिबल लोग हैं, जो लॉजिकल थिंकिंग वाले हैं, उनको इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि अभी आज ही की एक्सेस की रिपोर्ट है कुछ घंटों पहले की, कि शायद अब वो यूएस प्रेसिडेंट इतने इरिटेट हो रहे हैं कि कहीं से एक स्टेटमेंट आई कि देयर इज नो वे टू डील विद दीज फूल्स, इन बेवकूफों के साथ डील करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह की चीजें, क्योंकि ट्रंप भी टेम्परामेंटल है, अचानक किसी बात पे नाराज होकर कुछ साइन कर लेना, क्योंकि उनका थिंक टैंक अप्रोच नहीं है, डिक्टेटोरियल अप्रोच है, अपनी बातों को तुरंत मनवाना, नहीं माने तो हटा दिया जाना। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और इसमें दोनों तरफ अगर ऐसे लोग हो जाएंगे तो फिर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा इशू। लेकिन अभी भी चूंकि ट्रंप अपने स्ट्रैटेजी रूम से बाहर आने के बाद एक भी पोस्ट नहीं करे हैं, एक भी कोई रिलीज नहीं किया है व्हाइट हाउस ने इंफॉर्मेशन कि उस रूम में, सिचुएशन रूम में क्या डिसीजन हुआ, क्या डिले है, किन मुद्दों पे अभी भी बात नहीं है। लेकिन मुद्दा अभी भी फोकस 3 जगह दिख रहा है कि तो एक, हॉर्मुज को खोलना, और पहले कौन खोलेगा, अमेरिका ईरान की नाकाबंदी को रोकेगा या ईरान इन जनरल सारे जहाजों को बिना टोल के जाने देगा, पहला। और दूसरा, ईरान ये चाहता है कि एमओयू के साथ उनके सारे फ्रोजन एसेट्स रिलीज कर दिए जाएं, और उनको एक बड़ी सहायता, जैसा कि एक्सियोस ने बोला था, 300 बिलियन की एक रिकंस्ट्रक्शन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ईरान के लिए सहायता की गारंटी दे दी जाए। इन्हीं चीजों को लेके कहीं अभी मामला फंसा हुआ है, जिस वजह से एमओयू साइन नहीं हो रहा है। डील तो अभी दूर की बात है, 60 दिन का जो ये एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर हो जाएगा एमओयू के तहत, उसमें फिर डील होगा कि इनका एनरिच्ड यूरेनियम क्या डिग्रेड करके ईरान में छोड़ दिया जाएगा, या यूएस कोशिश कर रहा है कि उसको अपने अंदर ले ले, या चाइना भी कहीं ना कहीं बीच में गेम खेल रहा है कि हमारे पास रख दीजिए, हम उसको सिक्योर करके रखेंगे। रशिया का केस भी अभी लाइव है तो, क्योंकि रशिया ने ओपन रखा है कि हमारे पास रखना चाहें तो रख दें, और पुतिन और ट्रंप इस मामले में बात करते रह रहे हैं। जी गीतू। बिल्कुल। और ऐसे में राम सर, यहाँ पर अगर इसी तरह की डील चलती रही तो हम कहाँ माने, कहाँ पर समझौता हो रहा है? क्योंकि एनरिच यूरेनियम को लेकर भी बात सामने नहीं आ पा रही है, हॉर्मुज को लेकर भी कुछ तय नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ पर ये डील चल रही है, कहाँ तक पहुंची है, कैसे समझे? देखिए, मेरा तो विचार बिल्कुल अलग है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस तरह के जो नाटकबाजी हो रही है कि कभी तो कहते हैं हम डील कर रहे हैं, समझौता हो गया है, फिर कहते हैं कि नहीं हुआ है। ये सब इसलिए हो रहा है कि जब वो कहते हैं कि डील हो रही है तो जो शेयर मार्केट एकदम नीचे गिर जाता है, और जब ये पता लगता है कि नहीं डील नहीं हो रही है तो शेयर मार्केट ऊपर चला जाता है, और उनके हितैषी, उनके परिवार की कंपनियां जो हैं शेयर खरीद लेती हैं और बेचती हैं। अगर सोशल मीडिया की खबर सही मानी जाए तो इस समय 909.77 बिलियन डॉलर का मुनाफा अकेले ट्रंप के बेटों की कंपनियों को हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ मजेदार चीजें आ रही है जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के जो कमांडर आर्मी के हैं वो कहाँ बैठे हैं? क्यूबा में बैठे हैं। उन्होंने कोलंबिया को अपने कब्जे में कर लिया एक तरह इनडायरेक्टली, और उधर पनामा की नहर पर भी कब्जा कर लिया है। अब उनकी नजर कहाँ जा रही है? नाइजीरिया पर जा रही है, ईरान पर जा रही है, और उधर आपके ग्रीनलैंड पर जा रही है। इसका मतलब ये है कि इनका जो मकसद है वो एक ही मकसद है, पूरी दुनिया में सिर्फ वही
ताकतवर रहे, बाकी सब जो है उनके गुलाम बनकर रहे। ये जो 14वीं 15वीं शताब्दी की मानसिकता है उसका बिल्कुल, विस्तार यानी इनके यहाँ दिमाग में आ पर गया है। अंदर खाने कुछ बड़ा खेल खेला जा रहा है। राम सर, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है ओमान के समुद्री क्षेत्र में नेवल माइंस। ये बड़ी खबर आ रही है ओमान से, जहां पर समुद्री क्षेत्र में नेवल माइंस मिली है। बारूदी सुरंग मिलने से हड़कंप मच गया है। तो 300 किलो वजन की माइंस होने का दावा किया जा रहा है। ओमान का समुद्री क्षेत्र और यहाँ पर नेवल माइंस मिली है। बताया जा रहा है कि बारूदी सुरंगें हैं ये, और ऐसे में 300 किलो वजन की माइंस होने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। दामोदर सर, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी, इसके क्या कुछ मायने दिख रहे हैं और क्या माना जाए कि अभी भी पूरी तैयारी ओमान में भी दिख रही है कि यहाँ पर समुद्री क्षेत्र में नेवल माइंस बिछाई जा रही हैं? ये जो ये माइन मिली है ओमान में, मैं भी इसे स्टडी कर रहा था कि क्या कैसे किस कंडीशंस में आई है। ये शायद तैरती हुई मिली है, किसी ने उसे सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किया, जो भी उनकी प्रक्रिया रही है कहीं ना कहीं उसमें कुछ गुफक हुआ है। और अगर ये ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर से ये कान खड़े करने वाला है सभी के लिए जो उसे एक शिपिंग लाइन को यूज कर रहे हैं। अमेरिका शुरू से इस बात के लिए ईरान के ऊपर दबाव बनाता रहा कि आपकी जो माइंस है, और खुद ये बात आप पीछे कुछ आप अपनी डिबेट में भी देखेंगे, हमने कई बार ये बात कही है कि जो माइन ईरान ने लगाई, अब उनके सामने असमंजस ये कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि उन माइंस को इंस्टॉल कहाँ किया गया, उन्हें कैसे डिफ्यूज किया जाए या कैसे उन्हें निकाला जाए वहां से। इस वजह से, क्योंकि IRGC इसके लिए बहुत अच्छे लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत होती है जब माइंस लगाई जाती हैं, और उनको जब आप निकालते हैं या उनसे हटाएंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि ईरान के पास लगा तो दिया है आपने, अब उनकी कोई उनका एक रियल टाइम डेटा है कि माइन कहाँ पर है, किस तरह से। इसीलिए अभी आने वाले समय में और हादसे भी हो सकते हैं मुझे लगता है, और ये हादसे पूरे विश्व को इम्पैक्ट करेंगे। बिल्कुल, अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतना कंफ्यूजन इस वक्त दिखाई दे रहा है साहिल सर कि ना तो होर्मुज को लेकर बात सामने आ रही है, ईरान वहां पर अपने दावे कर रहा है, उधर यूएस की तरफ से तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि डील हो चुकी है, ईरान मान रहा है, और बीच बीच में ऐसी खबरें कि यहाँ पर नेवल माइंस मिल रही है। कैसे समझे इस पूरे माहौल को इस वक्त? थिएटर ऑफ एब्सर्ड बोलते हैं इसको, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। कुछ भी क्लियर नहीं है, कैओटिक है, और हर पार्टी, क्योंकि काफी रेस्ट्रिक्शंस हैं, हालांकि ईरान में इंटरनेट काफी खुल गया है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वहां से बाहर आ रही है, कोशिश कर रहे हैं हम, वो भी बहुत फिल्टर्ड है। अभी पिछले 6-7 घंटों में गीतू 2 शिप्स को मेरे ख्याल यूएस ने फायर किया, तो एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड, जो इनकी नाकाबंदी को वायलेट करना चाह रहे थे, तो वो भी प्रोब कर रहे हैं शिपिंग कंपनीज वाले, ईरान के IRGC के मेंबर्स के साथ मिलके। अमेरिकन, जब से इन्होंने ट्रुथ सोशल पे लिखा है कि वी विल ओपन द हॉर्मुज इमीडिएटली, उसके बाद से प्रोब बढ़ गया है। कुछ ज्यादा शिप्स, कुछ को तो ये खुद निकलने दे रहे हैं अमेरिका वाले, और लेकिन जो ईरान से रिलेटेड है उनको नहीं। तो 2 शिप्स पे अभी फायर किया है, और उसके जवाब में अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IRGC आज फिर कहीं ना कहीं किसी ओमान को, कतार को, बहरीन के किसी शिप को डैमेज करने की कोशिश करेगा, अंडर दैट मोज़ैक फिलॉसफी कि हमने ऊपर से नहीं पूछा, हमको नीचे जो दिखा हमारे सामने मार दिया। एक शिप के इंजन रूम को मारा है अभी 6-7-8 घंटे पहले यूएस ने। तो बहुत ही अनक्लियर है, लेकिन हाँ, MOU या आप बोले बॉल इज इन दी US कोर्ट। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट को ही डिसाइड करना है जो करना है, क्योंकि उनके पास जो फाइनल ड्राफ्ट पड़ा हुआ है MOU का, हॉर्मुज खोलना और युद्ध रोकना, उसमें युद्ध रोकना ऑन ऑल फ्रंट्स एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इधर इजराइल लटानी रिवर को गीतू क्रॉस कर चुका है कल। लटानी रिवर को क्रॉस करना बहुत मेजर स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट माना जाएगा IDF का। वो बेरूत की तरफ जितना बढ़ रहे हैं, तो लटानी रिवर एक मेजर सप्लाई लाइन होता था हिजबुल्लाह के आर्मामेंट्स का। वो चुपचाप नदी के थ्रू, समुद्र से नदी के थ्रू ऊपर ले जाते थे। तो लटानी को क्रॉस कर दिया। इसका मतलब हर बीते दिन के साथ IDF गेन कर रहा है, और हो सकता है कि ये भी एक वजह हो ट्रंप के द्वारा डिले करने की। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत गेम प्लानिंग हो रही है, क्योंकि इसे खेल ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ सीधे तौर पर साफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि अब सब देश जो हैं, खासतौर से अमेरिका, अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। राम सर भी सही कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट पर भी असर पड़ रहा है, और जो अमेरिका अपने हिसाब से फैसले लेता है, कभी होर्मुज पर सख्ती दिखाता है, कभी वहां पर नियंत्रण कम करने की बात करता है। तो ये तमाम फैसले जो हो रहे हैं, कुछ देश अपने ही हितों के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही समझा जाए इस वक्त। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।